अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज शोक का दिवस है, आज अफसोस का दिन है। लखनऊ के अग्निकांड में जिन 15 युवाओं ने अपनी जान गंवाई है, जिस तरह से घुट घुट कर तड़प तड़प कर उनकी मौत हुई है, इससे सिर्फ लखनऊ ही नहीं पूरे देश के दिल को दहला दिया है। भावनात्मक तौर पर और सुरक्षात्मक तौर पर और सुधारात्मक तौर पर सरकार ने, समाज ने इस मसले को लेकर कोई कदम उठाए हैं या फिर आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों की इस तरह से लाशें देखने को मजबूर होंगे। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, लखनऊ की घटना हृदय विदारक है। हमारी आपकी कल्पना, हमारी आपकी सोच से कहीं ज्यादा तकलीफदेह है। उन 15 परिवारों का जीवन बदल गया, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी ऐसी तकलीफ भरी बातें हैं जिनको सुनकर पत्थर दिल आदमी भी रो पड़ेगा, पिघल उठेगा। कानपुर के 2 बच्चे थे, उनकी शादी होने वाली थी और उसी ग्राफिक इंस्टीट्यूट में मिले थे। सगाई भी हो गई थी, बस शादी होने वाली थी नवंबर में। दोनों वहीं तड़प कर मरे। एक बच्चा अपने पिता को फोन मिलाता है कि पापा यहां आग लग गई है, मुझे बचा लो। पिता अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। आप सोचिए कि उस व्यक्ति के मन में जीवन भर वो आखिरी कॉल गूंजेगी। उस पूरे परिवार पर जो त्रासदी आई है और जो ट्रॉमा झेलेंगे, सिर्फ इसकी कल्पना वही कर सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। न इनकी दर्द की कल्पना मीडिया कर सकता है, न अधिकारी कर सकते हैं और न सत्ता में बैठे नेता, न विपक्ष के लोग। एक मासूम सा बच्चा 16 साल का ग्राफिक्स सीखने आया था और कल ही उसकी दादी की 13वीं थी। कल ही उस बच्चे की मौत हुई। दर्द और दुख की ऐसी कहानियां हैं जिसने भाई को बहन से अलग कर दिया। एक युवा ने अपनी बहन को फोन किया मदद की गुहार लगाने के लिए। बहन कहीं व्यस्त थी, उसने फोन नहीं उठाया। बाद में उस बच्चे की लाश निकली। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 15 युवा नहीं है, ये भारत का भविष्य थे, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य थे। अफसोस इस बात का हमेशा रहेगा कि इन युवाओं के पास इस देश को, प्रदेश को, समाज को बेहतर करने की सभी संभावनाएं थी। अफसोस की बात है कि इन्हें बेसमय की मौत मिली। ये किसी अग्निकांड में मरे नहीं है, ये हत्या है। इतने बच्चों का एक साथ जलकर ऐसी भयानक मौत मरना, बहनों भाइयों, इस त्रासदी की हम आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कल भी आपसे कहा था और आज फिर कह रहा हूं, इसके 3 पहलू। एक भावनात्मक पहलू जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था, एक है सुधारात्मक पहलू कि हम गने घटनाएं हुई, हमने उससे सबक लिया और सुधार के लिए कदम उठाया। लेकिन सुधार के पहले कदम की एक शर्त होती है, स्वीकारोक्ति। ये मिस्टेक हुई है, ये कदम उठाए जाएंगे, आगे से ऐसा ना हो, ये बंदोबस्त किए जाएंगे। कल से किसी का अगर इस विषय पर एक बयान हो तो आप कृपया मुझे दिखा दीजिए। हम सुधारात्मक पहलू पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो व्यवस्था बदल सकते हैं वो व्यवस्था बदलने की बात नहीं करते हैं। तो कोई हैरानी नहीं होगी कि हम फिर से डिबेट करेंगे, घटनाएं होंगी, हम फिर आएंगे, बहस करेंगे, हम फिर इकट्ठा होंगे, हम फिर अफसोस जताएंगे, हम फिर रोएंगे और वापस काम पे लग जाएंगे। लेकिन सुधार की उम्मीद ना करें। और सिर्फ ये लखनऊ में है ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी बाजार में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, कस्बे में चले जाएं, स्लम में तब्दील हो चुके हैं। अवैध बाजार, अवैध इमारतें, क्या कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है?
नहीं। अब लखनऊ की घटना के उदाहरण के तौर पर लेते हैं। बिजली का कनेक्शन किसने दिया था? जब 20 किलोवाट एक डोमेस्टिक कनेक्शन सैंक्शन है, तो वहां कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे दिया गया? कोई कार्रवाई हुई? लखनऊ का नगर निगम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से हाउस टैक्स ले रहा था और वहां कमर्शियल मार्केट चल रही थी। क्या नगर निगम के नगर आयुक्त पे या किसी अधिकारी पे एक्शन हुआ? नहीं हुआ। नक्शा उसका किसने पास किया था? लखनऊ विकास प्राधिकरण ने। रेजिडेंशियल नक्शा था, काम क्या हो रहा था? कमर्शियल। क्या एलडीए पर कार्रवाई हुई? एलडीए वीसी पे कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कार्रवाई किस पे हुई? जेई, एई, एक्सीएन। ये इमीडिएट तो लोग कह सकते हैं कि एक्शन हुआ, कुछ लोग जेल गए, लेकिन आगे ऐसा ना हो, हमें क्या बंदोबस्त करना है? क्या किसी बड़े अफसर पर जिम्मेदारी तय हुई? और बहनों भाइयों, मेरा शुरू से यह मत रहा है कि जब तक ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, नीचे उसका असर नहीं आएगा। इस मामले में भी वही है। असर तब आएगा जब बड़ों की जवाबदेही तय होगी, जब एलडीए की, फायर डिपार्टमेंट की, नगर निगम की, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की और लोकल पुलिस की पर के बड़े अफसरों पर एक्शन और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक हमारे आपके बच्चे इसी तरह आग में झुलस कर मरते रहेंगे और हम आप मातम मनाएंगे, अफसोस प्रकट करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के जिलों में जाएं, शहरों में जाएं, स्कूल खुले हुए हैं, मुर्गी का दड़बा। जरा आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, जरा कभी क्लास में जाके देखें, अफसोस हो जाएगा आपको। बड़े बड़े स्कूलों की हालत लखनऊ में देख लें, जिस तरह से बच्चों को ठूस ठूस कर एक कमरे में बिना एक पंखे के अंदर रखा जाता है, जिस बच्चे को आप सर पे बिठाए रहते हैं, उस बच्चे की क्या दुर्दशा है स्कूल के भीतर। कभी क्लास के भीतर जाइए और देखिए कि क्या हालात हैं। कोचिंग सेंटर्स, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। आप जिस अरमान के साथ बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, आपका बच्चा असुरक्षित हाथों में है, खतरे में है। अगर आपके बच्चा घर से निकल रहा है तो उसकी सेफ्टी की प्रार्थनाएं करिए, क्योंकि जहां वो जा रहा है वहां पता नहीं क्या हो सकता है, एनीथिंग। मेरे एक मित्र हैं, इटली में रहते हैं, ताल्लुक उनका लखनऊ से है। कल जब वो खबर देख रहे थे बड़े विचलित थे, आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया और इस घटना पर बड़ा अफसोस प्रकट कर रहे थे। रहने वाले लखनऊ के हैं, लखनऊ का आदमी दुनिया भर में, जिसने भी देखा इस घटना को रोया। तो मैंने उनसे जिज्ञासावश पूछा कि आप इटली में रहते हो, वहाँ क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा कि मैं होटल चलाता हूँ, हर 3 महीने में मेरे यहाँ फिजिकल ऑडिट आता है। अगर एक भी इक्विपमेंट कम है, आप अगर प्रधानमंत्री को भी जानते होंगे इटली के, तो भी आपकी कोई वहाँ पर मदद करने वाला नहीं होगा। जब तक कोई इक्विपमेंट चेंज नहीं होगा, आपको एनओसी नहीं मिलेगी, आप होटल का ताला नहीं खोल सकते। वहाँ 3-3 लोगों को नामित करना पड़ता है आपको, जिनकी हर 2 महीने में ट्रेनिंग होती है, जो एग्जिट प्लान तय करेंगे कि आग लगेगी तो क्या करेंगे। हर 2 महीने में ट्रेनिंग होती है, हर 3 महीने में ऑडिट होता है। कोई सिफारिश नहीं है। आप प्रधानमंत्री को भी जानते हैं तो भी आपको कोई अलग से छूट नहीं मिलने वाली। सबको एग्जिट प्लान के साथ और फायर इक्विपमेंट कैसे ऑपरेट करना है और आग लगेगी तो क्या एसओपीज होंगे, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तब आपको लाइसेंस मिलते हैं। हमारे यहाँ क्या है, 3 मंजिल की बिल्डिंग है तो फायर के एनओसी की तो जरूरत ही नहीं है। और आजकल एयर कंडीशनर के आउटडोर्स लोग बाहर लगाए बैठे हैं। एक पे आग लगी, पूरी एंट्री बंद। आप किसी होटल चले जाएं इस वक्त, उनसे पूछें एग्जिट प्लान है, आग लगी तो कहाँ से निकलना है, नहीं पता। कोचिंग सेंटर्स पूछिए एग्जिट प्लान है, नहीं पता। एक ही सीढ़ी है, एक ही डोर है, आना है जाना है, वो बंद हो गया तो सब भट्ठे की तरह झुलस के मरेंगे। मैं इसमें कोई लंबा लेक्चर नहीं देना चाहता, ना मैं कोई व्यवस्था के सुधार की कोई आपको सरकारों को कोई मैं नुस्खे बता रहा हूं। इस देश में दुनिया में क्या हो रहा है, आंखें खोलिए। हो सकता है कि बड़े लोगों को अफसोस ना हो, अधिकारियों को अफसोस ना हो, क्यों? क्योंकि मोटी खाल के हैं। जब तक ये तकलीफ से नहीं गुजरेंगे, इनके बच्चे तकलीफ से नहीं गुजरते या इनके साथ कुछ नहीं होता, ये आपकी पीड़ा को महसूस ही नहीं करते।
इनकी हत्या हो गई, अरे हो गई हत्या, पहुंचे देखे इधर उधर के चले। इमोशंस खत्म हो गए, करुणा खत्म हो गई, एक दूसरे की तकलीफ को तकलीफ महसूस करना खत्म हो गया है, दर्द को महसूस करना खत्म हो गया है, दूसरे की पीड़ा को साझा करना खत्म हो गया है। यही समाज की सच्चाई है। और जैसा समाज वैसी सरकार, वैसे अधिकारी, वैसे चलाने वाले। तो इस घटना से आप अगर ये समझ रहे हो कि बहुत कुछ बदल जाएगा, तो अपनी राय बदल लीजिए। कुछ कार्रवाई होगी, जांचें होंगी, नीचे के अधिकारी जैसा कि सस्पेंड किए गए, कोई कठोर होकर पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, इसकी उम्मीद नहीं है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। मेरे भाई से भी बोला कि तुम कूदो, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो कूद नहीं पाया। उसके बाद उसके साथ 14-15 बच्चे थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खुद को उसके बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। फिर मेरे भाई की लाश 5 बजे निकाली गई। सब बहुत देर से हुआ, कोई समय पे नहीं पहुंचा। अगर पहले आ जाते तो मेरा भाई बच जाता। कमाने वाला था तो एक बहन एक भाई को पढ़ा रहा था, मेरा पालन पोषण वो भी वही कर रहा था। इकलौता मेरे कमाने वाला था, बस कुछ नहीं। मम्मी में पहुंच गया, लेकिन कहा ठीक है बेटा खाना खा ले, खाना दिया था उसको, बस इतनी बात हुई। 10 साल से देखा है एसआईटी बनाने का काम, हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है। और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती है? और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा, तब जाकर के नक्शा पास होगा। पूरी तरीके से सरकार ये आज भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार के ही कारण ये घटनाएं घट रही हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप देखिए, जब ये उसको गिराने का आदेश हुआ था 2016 में, जब गिराने का आदेश हुआ गिरा नहीं पाए, और इसलिए कि लोग पैसा खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चाहे एलडीए हो चाहे बिजली विभाग हो। और हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। अब आपने एक माँ का दर्द सुना, उसका 20 साल का बच्चा ही घर चलाता था, ग्राफिक कंपनी में काम करता था, थोड़े पैसे लाता था, अपनी बहन को पढ़ा रहा था, अपनी माँ को, अपना जीवन चला रहा था। अब कोई जवाब देगा कि इस परिवार का क्या होगा, इस माँ के आंसुओं का क्या होगा? बहनों भाइयों, इसका जवाब कोई नहीं देगा। कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे। अतुल गर्ग फार्मर डीजी हैं अग्निशमन सेवा दिल्ली से। यतेंद्र कशाना अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, नोएडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सुनील एकेडमी हमारे साथ मौजूद हैं। और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर एम एच खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बीजेपी ने आज की डिबेट में शामिल होने से खुद को अलग कर लिया, इसलिए उनका कोई प्रवक्ता डिबेट में नहीं है। मैं अतुल गर्ग जी को पहले आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। अतुल जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लखनऊ की घटना से क्या सबक लिया गया, और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, कोई एसओपी वगैरह बनाई जा सकती है या नहीं? ओके, मेरी बात उन तक पहुंच नहीं पा रही, मैं उनको वापस कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, सर्वाधिक असुरक्षित संस्थान है कोचिंग सेंटर, जैसा कि लखनऊ वाला था। उत्तर प्रदेश में मुझे एक कोचिंग सेंटर आप बता दीजिए जिसने फायर के सारे नॉर्म्स को पूरा किया हो और बच्चे सुरक्षित हों। ब्रजेश जी, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही मुश्किल हालात पैदा करती है। और ये हमारे घरों के ही बच्चे थे, हम सबके बीच के बच्चे थे, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। मैं भी एक कोचिंग संचालक हूं, मैं भी कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं, हमारे साथ भी बच्चे आकर के पढ़ते हैं। हमारी जिम्मेदारियां रहती हैं उनकी जान माल का, उनकी शिक्षा का। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सारे मृतकों के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते हैं। बात यहाँ तक है कि जो कोचिंग मानक हैं, उन मानकों पर जितना भी हो सकता है
हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सही तरीके से फॉलो किए जाएं और बच्चे जो आए वो सुरक्षित तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करें और फिर सुरक्षित तरीके से घर की तरफ जाएं। और ये जो कुछ भी हुआ कोचिंग में लखनऊ में, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी आप इसके बारे में कुछ और जो कुछ भी मानक बनाए जाएंगे, हम उसे पूरा करने के लिए पूरा वचनबद्ध हैं और उसे पूरा करेंगे। आप लोगों की लॉबी, जो कोचिंग लॉबी है, इतनी ताकतवर है, पैसे से इतनी रिच है, पोजीशनल पावर से इतनी रिच है कि मुझे लगता नहीं कि किसी की हिम्मत है कि उस पर हाथ डाल पाएगा और उनसे नियमों का पालना करा पाएगा। आप लोग बहुत ताकतवर लोग हैं। ब्रजेश जी, आपकी बात मैं समझ सकता हूं। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि कोचिंग लॉबी के लोग ताकतवर हैं, और पर कोचिंग लॉबी के लोग जितने लोग हैं उनके भी तो परिवार हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, और वो भी तो एक जान का वैल्यू समझते हैं कि एक लाइफ की वैल्यू क्या हो सकती है। और ये बच्चे हमारे बीच के ही हैं, मैं 5 हमारे ऐसी लोगों घटनाएं के, लेके, मैं हमारे आपको कोई बच्चे ब्लेम भी, हमारे पर्सनली बच्चे नहीं भी कर कहीं ना रहा। कहीं, अगर मैं हम 5 ऐसी बायोलॉजी घटनाएं पढ़ाता हूं लेके तो मेरे बैठा हूं। बच्चे भी किसी दूसरे आपको सब्जेक्ट ध्यान के होगा कहीं गुजरात वाला कोचिंग मसला, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बच्चे जिंदा तो जले थे किसी गुजरात दूसरी में भी कोचिंगों में है। और लखनऊ में भी। कानपुर में क्या हुआ था आपने देखा। मैं आपको कोई पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपकी लॉबी इतनी ताकतवर है कि किसी सरकार में दम नहीं है कि आपसे नियमों का पालन करा ले। भाई नहीं बोलिए। सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूं। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि कोचिंग लॉबी के लोगों से मानक पूरे नहीं होते, पर जो भी मानक हम लोगों को बताए जाते हैं और बोले जाते हैं, वो मानक हम पूरा करने की कोशिश करते हैं सर, और आगे भी जो भी मानक हमें बताए जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सुनील जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अतुल गर्ग जी का रुख करता हूं, फॉर्मर डीजी हैं अग्निशमन सेवा के, हमारे साथ दिल्ली से कनेक्ट हैं। गर्ग जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लखनऊ की घटना ने, आपने तो ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हादसे देखे होंगे, इस तरह की घटनाएं हमें किस तरह का सबक संदेश देकर जाती हैं, और समाज में या जिन परिवारों के साथ ये इतना बड़ा हादसा होता है उन्हें किस तरह का ट्रॉमा होता है। हम हादसे दर हादसे देखते हैं, पर शायद दुनिया में हम वाहिद इकलौती ऐसी सोसाइटी होंगे जो हादसों से सबक नहीं लेती है। देखिए, ये वाकई बहुत दुखद घटना है। पहले मालवीय नगर में हुई, यहाँ हुई, पालम में पहले हुई थी। ये इन सभी का करैक्टर एक है। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, उसका अप्रूवल लेते हैं, फायर यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लगता नहीं है, और उसके बाद जो है ये उसमें कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो ये घटना रुक सकती है अगर हम इसको ठीक से काम करें। इसमें हम सब लोग मिल के, मैं किसी को ये नहीं कहता है फायर डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट गलती है, मिल के अगर काम करेंगे ये घटना रुक सकती है, बच सकते हैं। जब आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग से कमर्शियल एक्टिविटी आप उसको अलाउ कर रहे हैं, आपने उसमें कमर्शियल टैक्स लिया होगा, सर्विस टैक्स ले रही है, बिजली वाले कमर्शियल कनेक्शन दे रहे हैं, तो उस टाइम में हम ये क्यों नहीं सुनिश्चित कर सकते कि भाई इसमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है कि नहीं है। जब इसमें बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर है, पढ़ने जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं सब, तो हम ये क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रहे, बिल्डिंग डिपार्टमेंट क्यों नहीं ये सुनिश्चित कर रहा कि इस बिल्डिंग को कमर्शियल हम तब करेंगे जिसमें फायर सेफ्टी के मानक पूरे होंगे। पर ये हो नहीं रहा है, और ये घटनाएँ हो रही हैं, चाहे दिल्ली पकड़े, पटना पकड़े, आप लखनऊ पकड़े, कहीं भी पकड़े, पूरे इंडिया में ये घटनाएँ हो रही हैं। और ये इसलिए हो रही हैं कि घर बनाइए पहले, उसके बाद में उसको कमर्शियल कर लीजिए और कोई अप्रूवल मत लीजिए। इस बिल्डिंग में सारा वायलेशन था, कोई भी चीज़ ठीक नहीं थी। जीना एक था, बहुत छोटा था, 1.5 मीटर का होना चाहिए, वो छोटा जीना था। फायर सेफ्टी अरेंजमेंट कोई थे नहीं, शीशे लगा दिए गए थे, बिल्कुल एयर सील कर दिया गया था, डिजिटल लॉक लगा दिया गया, एसी जो थे सारे वो गेट पे लगा दिए गए। किसी को ये नहीं पता कि कितना लोड उसका सेंशन था और कितने लोड पे वो काम कर रहा था, जिसकी वजह से घटना हुई। एसी फटा और आग लगी। तो एसी क्यों फटा? क्योंकि इसका मतलब
इसमें इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब की। किसी भी हमने क्या रेजिडेंशियल सबक बिल्डिंग लिया को कि commercial में आगे से करें, ऐसे पहले ये हादसे सारे ना हो, मानक चेक करें। हम क्या करें ऐसा, मतलब हम कब चेतेंगे, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है। नहीं सर, मैं इसको ये कहना चाहूँगा, हम गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है, दिल्ली में भी हुए हैं, यूपी में भी हुए हैं। एक तो क्या फायर डिपार्टमेंट के पास इतनी मैन पावर नहीं होती है, और ये भी कहा जाता है सरकारी अफसर है, इसने एनओसी ऐसे ही दे दिया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है, ये 2 महीने में 3 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब फायर अफसर, सरकारी फायर अफसर इंस्पेक्शन पे नहीं जाएगा। अब ऑडिटर्स प्राइवेट होंगे, जैसे अब सीए और भी मनमाना होगा तब तो। आप अभी तो चलो थोड़ा बहुत डर है, अगर प्राइवेट दे दिया नहीं, तब आप तो फिर सुनिए। बहुत बढ़िया है। नहीं मनमाना नहीं होगा। नहीं तो इसमें इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अपना सर्टिफिकेट देगा और बताएगा। आप जब पैसे कमा रहे हैं, आप जब एक छोटे कमरे में 40 बच्चों को घुसा रहे हैं, आपको पता है कि भाई ये जगह इतनी छोटी है, इसमें बहुत घिचपिच है, तो आप भी जिम्मेदार बने। और जो फायर अफसर पे करप्शन के चार्ज लगते हैं वो खत्म हो। आप पब्लिक के हाथ में हम पावर दे रहे करप्शन हैं, अब आप रोकने ठीक का से तरीका काम करें, हम निकाला, उसको कोई चेक करेंगे। फार्मूला नहीं इजाद हुआ। क्योंकि जी नहीं, फार्मूला इजाद हुआ है। आप ये देखिए, फायर डिपार्टमेंट के पास इतनी मैन पावर किसी के पास नहीं है। मैं जब लखनऊ में था और आज लखनऊ 5 गुना बढ़ गया, फायर स्टेशन उतने हिसाब से बढ़े नहीं, मैन पावर बढ़ी नहीं, इक्विपमेंट बढ़े नहीं, तो कैसे सर काम होगा? लखनऊ आप में बताइए कि आप अग्निशमन समझते विभाग हैं में कि कल को भर्तियां नहीं हो रही हैं, गवर्नमेंट प्रमोशंस रुके हुए हैं, नए अधिकारी नहीं आ रहे हैं। नोएडा में 12वें माले पे आग लगी तो अंबर जैदी मुझे बता यही रही तो थी डिबेट में है कि सिर्फ 6वें माले तक ही आग बुझाने के लिए इक्विपमेंट थे, और नोएडा अथॉरिटी 100 माले के नक्शे पास करती है। ये एक विचित्रता है इस देश की। नहीं सर, यही मैं बताना चाह रहा था। फायर सर्विस का एक्सपेंशन उतनी तेजी से हुआ नहीं। आप मान लीजिए कल गवर्नमेंट ये ऑर्डर कर दे कि आप सब बिल्डिंगों का आप इंस्पेक्शन कीजिए, ऑडिट कीजिए। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि एक फायर डिपार्टमेंट जिसके पास 2-3 हज़ार आदमी होंगे, वो सारे लखनऊ का 10 दिन के अंदर इंस्पेक्शन कर दे। ये पॉसिबल नहीं है। वो या तो उसको झूठी ये पता है रिपोर्ट कहाँ सबमिट करेगा, इंस्पेक्शन करना या और कहाँ जाएगा ही नहीं, या पीटना कुछ है। और करेगा। माल लेना है कहाँ से। जी सर, गर्ग साहब प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को स्थान दूंगा डिबेट में। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और मैं यतेंद्र कसाना को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। कसाना साहब, धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आप तो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, कभी इस तरह के हादसों से आप लोग सबक लेते हैं, इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल, कोचिंग या ऐसी संस्थानों में भेजते हैं जहां मौत मुँह बाए खड़ी है? अब लखनऊ का हादसा कितनी बड़ी घटना है, क्या कोई सबक आप लोगों ने लिया? कोई आप लोगों ने एडवाइजरी जारी की, लोगों से बात की, कोई जागरूकता फैलाई कि यहाँ से दूर रहो? ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद घटना है और आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं बेहद गंभीर विषय है। एज ए पेरेंट होने के नाते और पेरेंट एसोसिएशन से जुड़ा होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो हाल आज की तारीख में है, हम लोग ये मानिए कि इस देश में हम लोग सिर्फ एक भीड़ बनकर रह गए हैं और रोज़ हादसे होते हैं और उन हादसों से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ ना कि एक पेरेंट के तौर पर बल्कि एक इंसान होने के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस चीज़ों से गुजर रहे हैं, हम लोग पेरेंट हैं, ठीक है कि हम लोगों को इससे सबक लेना चाहिए और सारे पेरेंट्स में एक डर का माहौल है। बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, बच्चे तमाम तरह की और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। आप ये मान लीजिए कि बच्चा स्विमिंग के लिए भी जाता है। यहाँ देखिए नोएडा में बच्चे स्विमिंग पूल के अंदर भी डूबकर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सिर्फ आग की बात नहीं है, तमाम तरह की इतने जो है लैकिंग है, हर कदम पर ये परेशानी है कि सिस्टम इतना लचर है हम लोगों का कि जो लोग इन सब घटनाओं में शामिल रहे हैं या जिनकी वजह से ये सब होता है, वो इतनी आसानी से बच के निकल जाते हैं। आप यहाँ की घटना मत देखिए, आप दिल्ली में देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो मालवीय नगर में घटना हुई थी उसमें 21 लोगों की इसी तरह से मृत्यु हुई। उसके बाद कहाँ किसी ने कुछ सीखा इस देश में? ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से लखनऊ जुड़ा हुआ नहीं है या वहाँ तक खबर नहीं पहुँच पा रही है, तो ऐसा लोग इस हादसों से सबक लेते नहीं हैं।
एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो मृत्यु दर है मेरी जानकारी के अनुसार आग की घटनाओं से, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज 7500 लोग यानी 7500 लोग हर वर्ष आग की घटनाओं से यहाँ मारे जाते हैं। ये तो छोटे बच्चे हैं जिनकी वजह से आज इतना हम लोगों को दुख ज़्यादा हो रहा है, और वो बच्चे थे अभी, उनका भविष्य पूरा पड़ा हुआ था, उन लोगों के पास पूरा जीवन था सब कुछ देखने के लिए, लेकिन वो सिस्टम की लापरवाही से और कुछ लोगों की लापरवाही और लालच की वजह से वो लोग आज हम लोगों ने उन बच्चों को खो दिया, इस देश के भविष्य को खो दिया। तो मैं भी एक पिता हूं, युवा थे, और हमने मेरे तो बच्चे उत्तर लगभग प्रदेश उसी के उम्र झांसी हैं। में नवजात बच्चों को अस्पताल में जिंदा मरते देखा है, झुलस के मरते देखा है। जी निश्चित तौर पर। और आपने अभी एक विषय उठाया था, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूं और ये मैंने इस विषय पे एक RTI भी दाखिल की थी और उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला था। तो मैंने कहा था कि जब नोएडा प्राधिकरण 32 मंजिला घर परमिशन दे रहा है, नक्शे पास कर रहा है, तो मैंने अग्नि विभाग से, जो ये अग्निशमन विभाग, इसी से पूछा था कि भाई आपके पास कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आग बुझाने के लिए। तो उन्होंने हालांकि उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको और मुझे दोनों को जानकारी है कि इनके पास मैक्सिमम हाइट 8 मंजिल तक की आग बुझाने की है। देखिए, आप नोएडा में एंट्री करें पढ़ते होंगे तो एक सुपरनोवा करके बिल्डिंग है, कभी 15वीं 16वीं आपको मंजिल पता है पे वो यदि आग 90 लगती माले है तो की इनके पास बिल्डिंग कोई है, रास्ता नहीं है उसे बुझाने के लिए। 90 स्टोरी की लेकिन बिल्डिंग है सुपरटेक रोज की। बिल्डिंगें बन रही हैं, रोज नक्शे पास कितने हो माले रहे की? हैं। 90 माले की। और बुझाने जी। की आग कितनी फैसिलिटी है? 6 से 8 माले की। हाँ, दुनिया में निश्चित तौर पर इस 90 तरह माले की तो क्या विसंगति वाला हेलीकॉप्टर के अलावा और कैसे भारत इसकी आग पहला बुझाई देश जा होगा। सकती है? तो नोएडा में कितने हेलीकॉप्टर हैं जो आग बुझाने के काम में लगे हेलीकॉप्टर। हों? तो ये अरे तो सर, आपने सच ज्यादा बात कह ये है दिया। कि सरकार को भी इसमें जी। देखना चाहिए, सर। प्रशासन को देखना चाहिए, शासन को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जिम्मेदारी है, कृपया जो हमारे पैसे साथ बने लेते रहिएगा हैं, सर। मैं इस जो कार्यक्रम इसके को आगे लाइसेंस बढ़ाऊंगा और देते मैं हैं, अंबर जैदी वो साहब सब लोग- मैडम को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया मैडम हमें ज्वाइन करने के लिए। लखनऊ की घटना ने आपके मन में कितनी गहरी पीड़ा और तकलीफ दी, और आपके मन में कैसे भाव आए, और इस घटना के बाद आप क्या सुझाव देना चाहती हैं कि क्या ठीक किया जाना चाहिए? ब्रजेश जी, देखिए, बहुत ही दुख और बहुत दर्द होता है। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि जब भी कोई इस तरह की घटना सामने आती है जहां पर जवान बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, और वो माँ बाप जो बड़ी मेहनत से उनको जन्म देते हैं, उनको पाल पोस के एक उम्मीद के साथ बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में चलकर ये हमारा सहारा बनेंगे, हमारे परिवार का नाम रोशन करेंगे, और वो बच्चे इस तरह से सिस्टम की लापरवाही की वजह से आंखों के सामने जलकर राख हो जाएं, ये हमारा दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य। और इसके लिए पूरा सिस्टम और ये पूरे जो आप सारा जिम्मा इसमें सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं डाल सकते। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन, आप एक दिल्ली में जो पिछले वर्ष हुआ था मुखर्जी नगर वाला, आप उस वाकये को भूल रहे हैं। वहां पर जो छात्रावास बनाया हुआ था इंस्टीट्यूट वालों ने, उनको एक एक कमरे की जगह में, मतलब एक एक पलंग जितनी जगह में बच्चों को ठूस ठूस के बेसमेंट्स और कहां भर देते हैं, जहां पर कोई सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होता। भर भर के माँ बाप से फीस लेते हैं, वो अपनी जिंदगी भर की कमाई लेकर, उधार लेकर, कर्ज लेकर, जमीन खेत बेचकर वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए डालते हैं। लेकिन ये कोचिंग वाले फीस लेने के अलावा उनको उससे ज्यादा आगे ये नहीं सोचते कि माँ बाप अपना भरोसा, माँ बाप टीचर या डॉक्टर पे कितना भरोसा करके अपना बच्चा उनके हवाले करते हैं। हम सरकार पे बिल्कुल, हम सरकार और जो सिस्टम की खामियां वो तो है ही सवाल के घेरे में, लेकिन हम खुद जो इंस्टीट्यूट वाले वो कितना सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। चाहे हम घर खरीदने से पहले, जैसे कि हमने पिछली डिबेट में बात की थी कि 6 से 8 मंजिल तक वहां पर आग बुझाने की फैसिलिटी है, तो हम भी खुद अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा लीनियंट है। हमको खुद नहीं पता है कि अगर कल जिस बिल्डिंग में 90 माले की बिल्डिंग में हम घर ले रहे हैं, कल को वहां पे आग लग जाती है तो हम कैसे उससे बचेंगे। आए दिन दिल्ली एनसीआर में एसी की वजह से घटनाएं हो रही है, लोग जल जल के मर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले दीपक जलने से, कोई मंदिर में दीपक जलता भूल गया और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। लोग इस तरह से असहाय होकर सामने जलकर राख हो जाते हैं। मालवीय अच्छा, ये बात आपको कितनी लॉजिकल लगती है कि नोएडा अथॉरिटी 90 माले 92 माले की बिल्डिंग का नक्शा पास करती है और नोएडा के अग्निशमन विभाग के पास सिर्फ 6 से 8 माले तक आग बुझाने के यंत्र हैं? ये विचित्रता है। मैं तो इस सवाल को
ब्रजेश जी, मैं तो इस सवाल को हमेशा उठाती हूँ, बार बार उठाती हूँ कि देखिए, हाँ, किसी की राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे समाज के लिए जो बड़े सवाल हैं उस पे हम खामोश कैसे रह सकते हैं? आप कैसे ये सारी चीजें आंखों के सामने, अपनी सेफ्टी को लेकर जो हमारे सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, और इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। एक अमीर आदमी का बच्चा एक गरीब आदमी को अपनी कार से रौंद देता है, हमारी जुडिशरी उसको एक ऐसे लिखने की सजा देती है। आप अमेरिका में जाएं, आप किसी के भी बच्चे हो, लेकिन आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की रियायत नहीं होती। हमारे यहाँ सिस्टम कमजोर है, पूरा सिस्टम कमजोर है, जुडिशरी से लेके हम हर लेवल पर जाएं, हर लेवल पर इंस्टीट्यूट तक उसमें शामिल है, जहां पर बच्चों की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता। स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, हर छात्रावास में, रेजिडेंशियल, तो मतलब सरकार की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए? पूरी है, सरकार की जवाबदेही पूरी है। देखिए, हम चाहे पुलिस विभाग की बात करें या अग्निशमन विभाग की बात करें, नंबर ऑफ जो स्टाफ है, जितना रिक्वायर्ड है, वो बहुत कम है। आए दिन बिजली की खपत बढ़ती जा रही है, लोग चोरी से भी बिजली जलाते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर हम जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे कटिया सिस्टम चलता है, उसकी वजह से लोड शेडिंग होती है, एसी में लगातार आग जल रही है। आप सेफ्टी को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अग्निशमन वाले भी, उनकी भी ऑफ कोर्स जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नगर निगम अपना टैक्स वसूल रहा था, एलडीए अपना पैसा बना रहा था, लोकल पुलिस अपना पैसा बना रही थी, फायर वाले भी अपना पैसा बना रहे थे। लेकिन आप अगर सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो भाई घटना होगी, नेताजी पहुंचेंगे, इंक्वायरी होगी, मुआयने, उसके बाद उनको मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। मतलब जरा सोचिए कि हमारे देश के भविष्य, जो बच्चे हमारे, उनकी कीमत चंद लाख हो सकती है। माँ बाप के लिए एक जो चेक का टुकड़ा, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उनके लिए उनके बच्चे की कीमत कुछ भी नहीं हो सकती है। शुक्रिया, कृपया हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर एमएच खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। खान साहब, बहुत अफसोस हुआ इस घटना को देखकर। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद हम लोग एक हादसे से, दूसरे हादसे, तीसरे हादसे से सबक लें, पर आज भी मुझे कोई सुधारात्मक लक्षण दिख नहीं रहे। नहीं ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। सबसे पहले मैं उन परिवार के लोगों को और बच्चों के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। कैसे मासूम बच्चे, कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे, 17 साल 14 साल तक के बच्चों की मौत हो गई है। आप देखिए, पैनल में जितने लोग बैठे हैं, मेन मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है, क्या है? अब रेजिडेंशियल जहाँ पर लोग रह रहे हों, अगल बगल मकान बने हुए हैं, वहाँ पर अगल बगल मकान बने हुए, पूरा रेजिडेंशियल इलाका है, और उसमें आप कॉमर्शियल बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं? क्यों नहीं? जब वहाँ पर बिजली विभाग का आदमी जब वहाँ पर देता है परमिशन कि हाँ आपको बिजली विभाग इतने लोड का बिजली देगा, बिजली विभाग से ही तो आग लगी है, अलग से आग थोड़ी कहीं लगी है आग वहाँ एसी के फटने से। तो इसका मतलब लोड ज़्यादा था, वहाँ पर लोड ज़्यादा होने की वजह से बिजली विभाग वाले उस पर पैसा वसूल रहे थे, और ये इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे। बात कर रहे हैं खान साहब? नहीं, बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। बिजली विभाग का लोड ज़्यादा, बात करें। हाँ, मुझे बिजली विभाग का लोड ज़्यादा था। और आप एक बात देखिए आप, कि वहाँ पर जब मुख्यमंत्री जी पहुँचे, जब और लोग पहुँचे, तो ऑन स्पॉट कुछ बात नहीं किया, सारा चीज़ देखा जा रहा, सारा कुछ किया जा रहा। मैं ब्रजेश जी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, जितनी बातें आपने कही सबका समर्थन करता हूँ, लेकिन अपनी एक राय देता हूँ। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वहाँ के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, उनको पकड़िए आप, और उनको ऑन स्पॉट बर्खास्त करिए। 2 आदमी को बर्खास्त कर दीजिएगा, लोगों को थर थर कांपना। ये तो बहुत मुश्किल काम बता रहे हो। नहीं, मुश्किल काम है, लेकिन हुए हैं। कितने लोगों का बर्खास्त किया गया है, कितने लोगों को हटाया गया है, जेल सीनियर ऑफिसर को सस्पेंड कर दे, IAS अफसर को सस्पेंड करिए, मुश्किल काम, PCS अफसर को सस्पेंड करिए, बर्खास्त करिए और उसको बर्खास्त करिए। क्यों? जिम्मेदारी किसकी है? ये एलडीए नक्शा पास कर रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों की। कौन देगा जिम्मेदारी? वहां इतने बच्चे हो रहे हैं, आपने फायर वालों से एनओसी लिया? नहीं लिया तो फायर वालों ने एनओसी कैसे दिया? जो टैक्स खा रहे थे नगर निगम, अरे साहब, हाँ बेईमान। ये बता रहे हैं, क्या नाम है, ये नगर निगम वाले, कि हमसे कोई मतलब नहीं। नगर निगम वाले टैक्स ले रहे हैं, उनसे हाउस टैक्स वसूल रहे हैं। आप चलिए, हमारे साथ चलिए ब्रजेश जी, कि मुंशी पुलिया से लेकर के गोमती नगर तक जितने रेजिडेंशियल प्लाट हैं या मकान हैं, सब में दुकानें खुल गई हैं, सब में संस्थान चल रहे हैं। ये कौन देखेगा? आखिर जिसने आपने कहा, आपने कानून पास किया कि जो रेजिडेंशियल होंगे मकान,
वहां कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो कैसे हो रही है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने कुछ संशोधन किया है। आप अपने घरों में कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ इस तरह का 1-2 साल पहले आदेश हुआ है। एग्जैक्ट आपको इस सवाल का मेरे पास अभी जवाब नहीं है, लेकिन मैं डिबेट तक आपको निकाल के दे दूंगा। ऐसा कुछ आदेश हुआ है? नहीं, ऐसा आदेश हुआ, लेकिन 3 मंजिला 4 मंजिला तक नहीं, सिर्फ एक आध दुकान खोल सकते। तो फिर देखिए, जब आप चलिए गोमती नगर में, चलिए इंदिरा नगर में, चलिए हर जगह। आप दूसरी बात अरे है कि पूरा पत्रकारपुरम रेजिडेंशियल है और वो पूरी मार्केट है। पूरी मार्केट है। आप देखिए, आप जहां बैठे हैं यहाँ पर कितने कोचिंग ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, कुकुर मुत्ते की तरह से खुले हुए हैं। वीरेंद्र जी भी आ गए होंगे जी। यहाँ कुकुर मुत्ते की तरह से खुले हैं। कल वीरेंद्र जी ने इस बात को उठाया था, और वीरेंद्र जी की बात को मैं सराहना करता हूँ कि ये वो खान साहब, ये जितने लोग हैं, ये लाल बाग से लेके यहाँ तक जितने कोचिंग सेंटर हैं, सबको बंद करना। ओके, वीरेंद्र जी हमारे साथ आ गए। वीरेंद्र जी, कल भी आप डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहे हैं, तो इस 24 घंटे में कल से अब तक क्या बदला, क्या नई चीज़ें हुई, क्या सुधार के नए लक्षण दिखे, और कोई कार्रवाई वगैरह हुई ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए, ये लखनऊ का अब तक का सबसे बड़ा अग्निकांड है। इतना बड़ा हादसा आज तक लखनऊ में कभी नहीं हुआ था, जिसमें इतने सारे बच्चे मारे गए हैं। 25 ही बच्चे कमरे के भीतर थे। बताया जाता है कि वो दरवाज़ा बायोमेट्रिक था, और जब आग लगी तो वो दरवाज़ा बंद हो गया, जिसकी वजह से बच्चे निकल नहीं पाए। अगर दरवाज़ा बायोमेट्रिक सिस्टम से लॉक ना हुआ होता तो सारे बच्चे बच जाते और एक भी की जान न जाती। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना दरवाजे की लॉक की वजह से हुई। और जो डॉक्टरों ने बच्चों का पोस्टमार्टम किया है, उसमें ज़्यादातर बच्चों की मुट्ठियां जो है बंद रहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उन बच्चों ने मौत से बड़ा संघर्ष किया। उनकी 10 बच्चों की मुट्ठियां बंद मिली हैं, और वो धुएं से मरे हैं, आग से जलकर नहीं मरे हैं, दम घुटने से उनकी मौत हुई है। तो सोचिए कितना संघर्ष उन बच्चों ने किया होगा। 20 और 25 साल की उनकी उम्र थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे हुए, बिना मानक पूरे हुए, फिर नई नई चीजें होने लगती हैं। आवासीय में रहते हैं, व्यवसायिक काम करते हैं, बिजली का कनेक्शन कुछ लेते हैं, वहाँ पर एक्टिविटी का कुछ होती है, डिमांड कुछ दूसरी है। लोड बिजली विभाग वाले कैसे बढ़ा देते हैं, कैसे इतना आवासीय इलाके में उन्होंने कनेक्शन दे दिया इतना बड़ा, ये सब भी जांच का और कार्रवाई का विषय है। लेकिन एक बात जरूर है कि मोटी मोटी फीस लेकर बच्चों की जान से जो खिलवाड़ हो रहा है, इस पर बहुत गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। कोचिंग सेंटरों पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई है, सीज किए गए हैं, लेकिन लखनऊ में जहां हादसा हुआ है, एक भी कोचिंग सेंटर आज सीज नहीं किए गए। कानपुर, बनारस, गोरखपुर, हर जगह पर कोचिंग सेंटरों में जहां मानक नहीं पाए गए, वहां सीलिंग हुई, एलन हुआ, फिजिक्स वाला हुआ, खान सर हुआ, तमाम सारे कोचिंग बंद किए गए। लेकिन लखनऊ में एक भी कोचिंग सेंटर अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई कि उसको सील किया गया है। तो इतने बड़े हादसे के बाद, जांच के बाद कार्रवाई का इंतजार होगा कि तुरंत कार्रवाई होगी। घाव पर मरहम तुरंत लगना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिनके परिवार का बेटा चला गया, बेटी चली गई, जिनका इकलौता बच्चा चला गया, जिनकी दुनिया उजड़ गई, वो लोग मातम में हैं। वो लोग अंतिम अपने बच्चों के आज क्रियाक्रम में लगे थे। उनके घरों में आंसुओं के अलावा, चीख पुकार के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब एसआईटी एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट देगी, तब कार्रवाई होगी। तो समस्या इस बात की है कि जहां पर हादसा हुआ वहां के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। मिर्जा जी, जिनके बच्चे हैं, ज्यादातर सबके बच्चे हैं, अगर टेलीफोन पर हमारा, आपका या किसी का बच्चा कह दे कि पापा मुझे बचा लो, तो फिर इसके बाद पापा फिर मर गए समझ लो, फिर उसके बाद जिंदगी कुछ बचती नहीं है। जब बच्चा चीख के कहे कि पापा मुझे बचा लो, और पापा के ऊपर फिर क्या गुजरेगी। तो आज वो माँ बाप सब मर गए,
जिनके बच्चे जलकर मरे हैं। बहुत एसआईटी संघर्ष से किया उनके उन्होंने। जख्मों पे मरहम नहीं लगेगा? एसआईटी से एसआईटी एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। घाव आज हुआ है, दर्द आज है, लोग रो रहे हैं, इस पर मरहम आज लगना चाहिए था। एसआईटी जब रिपोर्ट देगी तब देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ में करीब 2000 कोचिंग सेंटर हैं इस समय और पंजीकरण सिर्फ 224 का है। बाकी दफा सरपट में राम भरोसे मानकों को विपरीत चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? कोई सुरक्षा मानक उनका तय होगा कि नहीं होगा? जो हम लोग अपने बच्चों को घरों से, इतनी गर्मी पड़ रही है, मई जून में स्कूल बंद रहते हैं। ये कोचिंग वाले एडवांस तैयारी के नाम पर मई जून में भी खोले रहते हैं। पहले बच्चे घूमने टहलने जाते थे, आज हजारों हजार बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई नीट की, कोई जेई की, और वो इंटर में है, कोई 11 में है, कोई 10 में है। वो अपनी वैकेशन, अपनी छुट्टियां भी नहीं मना पा रहे हैं, इतना बोझ है उनके ऊपर। और हम उन बच्चों को छुट्टियों पर इसलिए नहीं ले जाते कि उनकी कोचिंग छूट जाएगी। माँ बाप सुबह अपने बच्चों को खुशी खुशी भेजते हैं कि कोचिंग जा रहा है, तैयारी करेगा, आगे सफल हो जाएगा, और आज उनके घर पर कफन में लिपटी लाश आई। अच्छा, कुछ सीख लिया गया, कोई सबक लिया गया ताकि आगे ना हो? अभी तक कोई सबक, एई बंद हो गया, जेई निलंबित हो गया, 2-4 वो कोचिंग वाले, वो जो कोचिंग जिनकी बिल्डिंग थी वो बंद हो गए, उनको जेल भेज दिया गया। बस यही सबक है। बड़ी कार्रवाई कोई नहीं हुई। अरे कार्रवाई करनी है, पुलिस कमिश्नर पे करो, डीएम पे करो, बड़े बड़े अफसरों पे, नगर निगम के अफसरों पे करो इनको सबको कार्रवाई। एलडीए के कोई मुझे बता रहा था कि लखनऊ के मेयर है नहीं, लखनऊ में कहीं गई घूमने, है नहीं शायद। हाँ, कहाँ रहेंगी? यहाँ तो बीजेपी के नाम पर जिसको टिकट दे दीजिए वो मेयर बन जाता है। उसकी जवाबदेही जनता के लिए कितनी है ये आप देख सकते हैं। गर्मियों में अधिकारी भी सैर सपाटे पर हैं, तो मेयर चली गई तो क्या फर्क पड़ता है, और मेयर होती तो कौन सा वो बहुत बड़ा इतिहास कायम कर देती। यहाँ तो वो नगर आयुक्त से लड़ने में उनका पूरी ऊर्जा चली गई। उनके यहाँ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, कर्मचारियों की शार्टेज, जलकुंभी साफ करने में घोटाला, यही सब चल रहा है। ब्रजेश जी, लखनऊ में सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर आज की तारीख में एलन का है। एलन कोचिंग सेंटर में 2-2 हजार बच्चे एक सेंटर में पढ़ रहे हैं। जिस दिन कोई हादसा होगा तबाही आ जाएगी, तबाही। 8-8 मंजिलों के कोचिंग सेंटर हैं, भाग नहीं पाएंगे बच्चे। ये सरकार को देखना होगा, इसी लखनऊ में है। ये कोई दबाव में ना आवे, कार्रवाई करके दिखाए। जिन बच्चों को लाखों रुपया फीस दी है जिनके माँ बाप ने, वो भी ये बात सुन लें कि भविष्य तब बनेगा जब जिंदगी रहेगी। क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं कि 8 मंजिल से उतरना आसान नहीं होगा इस गर्मी में। जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं रखता हूं, लेकिन पूरे प्रदेश में अभियान चला है, लखनऊ में अभियान क्यों नहीं चला, इस पर कितनी देर लगेगी, ये सवाल बहुत बड़ा बना। यही बात मैं डॉक्टर सुनील को कह रहा था, इतनी ताकतवर लोग हैं ये लोग। अरे भारत सरकार इनका कुछ नहीं कर पाई तो यूपी सरकार इनका क्या कर लेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिपाही, दरोगा, लेखपाल और सुपरवाइजर, इन पर कार्रवाई होगी खाली, ऐसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती है। आज तक नहीं हुई। बिजली विभाग में कोई जेई, कोई लाइनमैन, अरे इतना बड़ा बड़ा लोड का कनेक्शन कैसे दिए गए, इन पर सवाल होना चाहिए। आज हर घर का माहौल तो ऐसा ही है, हर घर में बच्चे हैं, हर आदमी डरा हुआ है। और जांच कब तक चलेगी? भाई कोरोना काल आपने देखा है कि स्कूल वाले फीस नहीं माफ किए थे को, और बच्चे स्कूल नहीं गए। जब स्कूल पे कोनो कंट्रोल नहीं ना, तो कोचिंग सेंटर पे क्या कर पाएंगे? ठीक कह रहे हैं आपने आपको सबको याद होगा जी। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी।
देखिए, दर्द तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जाने वाले चले जाते हैं, उनकी यादें मिटती नहीं हैं। वो तो छोटे बच्चे थे, उनके माँ बाप तो जीते जी आज मर गए हैं। बस इतना ही कहूँगा कि अब नहीं लौट के आने वाला, घर खुला छोड़ के जाने वाला। बहुत उदास है जमाना एक तेरे चले जाने से, हो सके तो लौटा फिर किसी बहाने से। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। मैं इस डिबेट का दूसरा चरण शुरू करता हूं, जिसमें दिए गए संक्षिप्त समय में सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार को आमंत्रित करता हूं। कोचिंग एकेडमी सुनील के संस्थापक हैं, संचालक भी हैं। सुनील जी, जैसा भी वीरेन जी बता रहे थे कि ऐसी ऐसी कोचिंग्स हैं कि जहां हजार हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई एग्जिट प्लान नहीं है, कोई फायर सेफ्टी प्लान नहीं है। ईश्वर ना करे कोई ऐसा हादसा हो, क्या होगा सर? मतलब लालच की इंतहा कहाँ तक है? थोड़ा लिमिट पता चले। जी ब्रजेश जी, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि मैंने खान सर को भी अभी सुना और वीरेन जी को भी सुना, और ये दोनों लोग इस बात पर हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है वो कोचिंग सेंटर के या इनके कोचिंग माफिया या व्हाटएवर वो जो शब्द यूज कर रहे थे कि कोचिंग हब के लोगों के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे समाज में कोचिंग की जरूरत खत्म ही कर दी जाए या कोचिंग की जरूरत पड़ी ही क्यों, इस मुद्दे पर भी कभी चर्चा की जाए। और अगर सारी कोचिंगें बंद करने के बाद ये समस्याएं समाप्त होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, मान लेके समाप्त हो जाएंगी, तो क्या आप ये मानते हैं कि कोचिंग सेंटर बंद करने के बाद ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि नहीं। बहस को दूसरी दिशा में ले जा समस्या रहे का हैं। समाधान कोचिंग क्या सेंटर है? आप एक की इस जगह समस्या 10 का खोलिए, समाधान मेरे हिसाब से लेकिन ये है भाई कि जो साहब, हमारे मानक फायर की जो जिन सेफ्टी पर नॉर्म्स हैं कोचिंग उसकी पालना फायर करिए। के मानक हैं, यहाँ एग्जिट आपको के मानक पालना हैं। करना सिखाया जा रहा पर जब है। कभी ये भी- विक्टिम कार्ड मत खेलिए। यहाँ आपको फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालना सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, क्योंकि हादसा कोचिंग में हुआ है। बिल्कुल सर, आप कोचिंग बिल्कुल एक नहीं मैं 10 आपकी- खोल लीजिए। मैं आपका आपकी स्वागत। मैं आपकी बात पर सहमत हूं। जी, मैं इस बात पर सहमत हूं सर, इस बात की स्वीकारोक्ति मानता हूं कि अगर हम लोगों ने फायर नॉर्म को सही ढंग से नहीं फॉलो किया और आग लगने के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो एग्जिट प्लान की होती है। किसी भी कोचिंग के जो एग्जिट डोर्स होते हैं वो किस तरीके से हैं और बच्चों के बाहर से निकलने की कितनी सुविधाएं हैं, इस आधार पर अगर और फायर नॉर्म को सही ढंग से फॉलो नहीं किया गया तो ये दुर्घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। इन नॉर्म पर हर कोचिंग को काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है और बच्चों की सेफ्टी से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे ये कोचिंग रहे या ना रहे, चाहे शिक्षा के लिए रहे या ना गर्ग जी से रहे, जानना लेकिन चाहता हूं, उनकी सुरक्षा गर्ग सबसे जी, सर्वोपरि मैं है। देख रहा हूं कि दशकों से इस देश का जो अग्निशमन के कानून हैं, नॉर्म्स हैं, उसमें कोई खास तब्दीली नहीं हुई। हम एक मॉडर्न सोसाइटी होने की बात करते हैं, आलीशान बड़ी बिल्डिंगों की बात करते हैं, पर अग्निशमन के जो हमारे कोड हैं, बिल हैं, नॉर्म्स हैं, वो इतने प्रभावशाली नहीं हैं कि लोगों से नियम का पालना सिखा पाएं, बता पाएं। नहीं सर, इसमें मेरा ये कहना है हमारा कोड ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, लोग उसको बाईपास ढूंढ लेते हैं। दूसरा ये, हम लोग फायर सेफ्टी कॉन्शियस पीपल नहीं है, हमारे माइंड में फायर सेफ्टी होती नहीं है। हम ये मानते हैं आग हमारे यहाँ नहीं लगेगी, कहीं और लगेगी। मैं 30 साल 35 साल करीब रहा हूँ फायर सर्विस में, कई साल डायरेक्टर भी रहा हूँ। लोगों को सिर्फ एनओसी चाहिए होता है बिल्डिंग को चलाने के लिए, उसके बाद जो है फायर सेफ्टी पे कोई ध्यान नहीं देता। बहुत बार ऐसा हुआ जब आप उन्होंने एनओसी ले लिया, उसके बाद इंस्पेक्शन आप दोबारा 3 साल बाद करने गए, सिस्टम चलता नहीं है, सिस्टम मेंटेन नहीं है। आपने सामान लगाया हुआ है, पर क्योंकि आप सिस्टम को मेंटेन करने में पैसा खर्च होता है, उसने सामान लगा लिया, एनओसी ले लिया, उसके बाद वो भूल जाता है कि मेरे को ये मेंटेन भी करना है। आप देखिए, लिफ्ट मेंटेन करते हैं, आप पानी मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करते हैं, जनरेटर, पर फायर सेफ्टी में आप इतनी सोसाइटी, आप किसी से पूछ लीजिए,
कि फायर सेफ्टी के नाम पे कोई पैसा ही नहीं देता। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, रिटायर होने के बाद भी मैं बहुत लोगों को फ्री वो करता हूँ, कहते सर फायर सेफ्टी के लिए कोई पैसा देना नहीं चाहता है, बताइए हम क्या करें। अब इसका जवाब यही है कि हम लोग फायर सेफ्टी कॉन्शियस पीपल नहीं हैं। हम ब्लेम गेम कर सकते हैं, पर हम सबको मिलके, आपको, हमको, सारे लोगों को मिलके हमें अपनी पब्लिक को जागरूक बनाना है। हमने अपनी पब्लिक के लिए जो है और उनको अवेयर करना है कि आप, ये आपकी जान माल की सुरक्षा है। मेरे से बहुत लोग हंसते हैं, मैं ये हमेशा कहता हूँ, आपके माध्यम से फिर ये कहना चाहूँगा, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, ये कोचिंग सेंटर वाले, बैंकेट हॉल वाले, होटल वाले नहीं सुधरेंगे। आप बैंकेट हॉल में जाते हैं जी, आप मेरे को 1 सेकंड और दे दीजिए अगर मैं बोल पाऊँ तो। आप प्लीज कि आप बैंकेट हॉल जब जाते हैं, आप खाना टेस्ट करते हैं, कूलिंग चेक करते हैं, सजावट, आप फायर सेफ्टी भी पूछ लीजिए ना कि भाई इतना बड़ा बैंकेट हॉल है, 600 आदमी मेरे आएंगे, तुम मेरे से 2000 रुपये प्लेट ले रहे हो, 3000, क्या फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है, 2 रास्ते हैं, फायर सेफ्टी चल रहा, क्यों नहीं पूछ सकते हम? इसमें शर्म की क्या बात है? ये मेरी जाने में आपके हाथों में सौंप रहा हूं, मेरे 600 गेस्ट आएंगे। इस तरह की जागृत समाज नहीं है जो फायर सेफ्टी को लेकर कॉन्शियस हो। मैं आपके इस पॉइंट से बहुत सहमत हूं और मैं कसाना जी को भी इस डिबेट में आपके साथ जोड़ता हूं। कसाना जी, जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजते हैं या किसी भीड़ भाड़ की जगह पे जाते हैं, गर्ग जी की बात बिल्कुल सही है कि हम फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को क्यों नहीं देखते हैं। ब्रजेश जी, बिल्कुल सच बात है कि हम लोग पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी है, फ़ीस कितनी है। सबसे पहले तो फ़ीस पे बात होती है और फायर सेफ्टी पे कभी किसी स्कूल में कोई बात होती नहीं है और हम लोग जब भी जाते हैं तो इस पर कोई ध्यान हम लोग देते नहीं हैं। ये अच्छा विषय है, आपने भी हम लोगों का इस पर ध्यान खींचा है। मैं तो खुद पेरेंट होने के नाते ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों का उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाता है। जबकि स्कूल में जहाँ बेसिक शिक्षा शुरू होती है बच्चों की, वहीं से शुरुआत होनी चाहिए कि स्कूलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम देने चाहिए कि बच्चों से को कि कभी आग जैसी घटना हो जाए तो उससे किस तरह से बचा जाए। फायर सेफ्टी पे का जो ऑडिट है वो तो सरकार का काम है, वो करेगी, लेकिन मैं तो बच्चों के लिहाज से बता सकता हूँ और एज ए पेरेंट होने के नाते बता सकता हूँ कि बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। स्कूल्स में ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरह की, यदि इस तरह की अभी कोई मैं जो दुर्घटना आपको कभी इटली हो वाला जाए तो जिक्र बच्चे कर रहा उससे था, कैसे बचें। हर 2 महीने और में अपना 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है। हर 2 महीने में 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है। क्या बढ़िया सिस्टम उन्होंने विकसित किया है। निश्चित तौर एग्जिट पर प्लान बताएंगे, पैनिक कैसे कंट्रोल करें, निकलेंगे किधर से। जी, ये होती है एक सोसाइटी सर। बिल्कुल ब्रजेश जी, बिल्कुल सच, आपकी बात से सहमत। वहाँ लोगों को जीने का तरीका पता है, वहाँ लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ लोग जीवन को काटते हैं। जब जीने में और काटने में अंतर जब लोग समझने लगेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। मैं आपसे एक अपील करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आप एक सार्वजनिक अपील जारी करें कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, कोचिंग भेजते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इस दिशा में भी सोचना चाहिए, फीस और पढ़ाई मार्क्स के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं बहुत अच्छा आपका ये विषय है और आपने बहुत अच्छी अपील भी की है। मैं आपकी अपील को दोहराता हूँ बिल्कुल कि पेरेंट्स से निवेदन है कि स्कूल में सिर्फ एजुकेशन मत देखिए, बच्चों की सेफ्टी भी देखिए कि उनको कभी कोई समस्या इस तरह की आ जाती है तो वो किस तरह से उससे बचाव करें। क्या स्कूल उस तरह के गाइड बच्चों को कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैं बहुत खेद है और बहुत दुख है कि इतने सारे बच्चे जो नौजवान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अंबर जैदी मैडम को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। मैडम, मुझे आप बताइए कि क्या हम लोग सोसाइटी को कैसे अवेयर करें, लोगों को ट्रेंड कैसे करें, या जो बहुत अच्छी बात अतुल गर्ग साहब ने कही, हम एक फायर सेफ्टी नॉर्म्स के लेकर एक जागृत सोसाइटी नहीं है, हमें मतलब उस दिशा में शायद हम सोचते भी नहीं। जी ब्रजेश जी, हम लोग अपनी एनजीओ के तहत इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं जहां पर हम किसी भी आपदा में, आग में या फिर आप पानी में, जलजले में या इस तरह की किसी भी आप आपत्ति में हो, विपत्ति में आप हो या फिर इस तरह की कोई भी आपके सामने सिचुएशन हो तो आप कैसे खुद को बचाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यापक स्तर पर, क्योंकि कुछ एनजीओ इस तरह के प्रोग्राम चलाएं,
उससे समाज का बहुत ज्यादा भला नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि बच्चों को ही हम अपने स्कूल लेवल पर बच्चों को इतना अवेयर करें, उनको CPR ट्रेनिंग, बेसिक इमरजेंसी में किस तरह से अगर आपको कोई इस तरह की सिचुएशन आपके सामने हो तो कैसे बचे, कैसे हम खुद को पैनिक ना होने के बजाय आप अपनी जान किस तरह से बचा सकते हैं, ये बहुत जरूरी होती हाउ है। टू हैंडल, हमारे अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे तो कैसे हैंडल करें, वो बच्चों को ये सिखाया सिखाना जाता है। है, वो बच्चों को सिखाया जाता है, वो बच्चों को सिखाया जाता है। हम बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि बड़ों को भी होती है, बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी होता है। हमारे स्कूल में बच्चों के ऊपर 12-12, 20-20 किलो के बस्ते किताबें होते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लाइफ स्किल ट्रेनिंग जीरो है। स्कूलों में सारा स्कूल हो, इंस्टीट्यूशंस हो, कोचिंग हो, हर जगह पैसा पैसा चलता है। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, टीचर्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बन जा रहे हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य क्या है, ये कोई। मैं एक प्रस्ताव रखता हूं आपसे, बड़े सुधी जन नहीं इस है। डिबेट में है। मैं कहता हूं कि अग्निशमन विभाग या कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो भी एक SOP इसकी बना दें। जी, हम अपने चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट पूरे साल और प्रत्येक दिन चलाने को तैयार हैं, दिन में एक बार। और मुझे लगता है कि इस तरह का काम पूरी मीडिया करेगी। ये बहुत बढ़िया आप कुछ सुझाव है, सकारात्मक करें तो सही, लोगों को मुझे अवेयर लगता है करें, कि- सोसाइटी को। हम तैयार हैं, बिल्कुल। हम अपना कंट्रीब्यूशन के लिए रेडी। जैसा अतुल गर्ग जी ने कहा, लोग इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जी। देते। उनको लगता है कि हमारे घर में आग नहीं लगेगी, उनको लगता है पड़ोसी की लगेगी, हमें तो कुछ होने ही नहीं वाला है। हम डिजास्टर की तरफ या बद से थैंक यू बदतर क्या मैडम, हो सकता थोड़ा है, सा उस पर वक्त का हमारा अभाव ध्यान है। नहीं मैं जाता। एमएच खान जी। साहब को भी इस परिचर्चा में लेता हूं। खान साहब, जिस तरह के इसमें सुझाव आए, क्या उन सुझावों की हम पालना कर सकते हैं? नहीं, पालना तो कर सकते हैं, लेकिन अधिकारी उसको पालना नहीं करने देते हैं ना। ये सही है। अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, हम फिर उसी जगह पे आते अभी हैं हम सर। चलाएं तो कहेंगे बड़े सियाणे बन रहे हैं, बड़े देखो, सियाने इनको बन बड़ी रहे हो, चिंता है। ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हमसे ज्यादा काबिल हो गए, हाँ। हमसे ज्यादा होशियार हो गए, ये सब समझाने लगते हैं। हम फिर उसी बात पे आते हैं कि ये जो हमारे लखनऊ में हृदय विदारक जो घटना घटी है, हम इस पे फिर आते हैं प्रकाश माननीय मिश्रा जी। देखिए, इसमें बिजली विभाग का सबसे बड़ा रोल रहा है। बिजली विभाग का ओवरलोडिंग से AC फटा है। नगर निगम का क्यों नहीं है जो टैक्स के पैसे खा रहा था? नगर निगम, अब हम आगे बोल रहे LDA हैं। क्यों नहीं है सर, जिसने मैं रेजिडेंशियल का आगे नक्शा बोल देके रहा हूं, सर। सील किया, सर, जेल क्यों मैं नहीं बोल भेजा, रहा हूं बिल्डिंग आगे। क्यों नहीं सर, गिराई मैं गई? आगे बोल रहा हूं। सर, अकेले मैं बोल रहा बिजली? हूं। मैं बोल रहा हूं सर, आगे और बोल बिजली रहा में भी एक समझिए, नहीं, विद्युत नहीं। सुरक्षा निदेशालय होता है, हूं। मैं सर अब सबसे आप- चोर डिपार्टमेंट है हाँ, वो। बिल्कुल आपकी बात से सहमत। हम इसी बात को कह रहे हैं कि बिजली विभाग, LDA, ये नगर निगम, ये सब जो है बड़े बड़े जो मछली जिसको कहते हैं, छोटे छोटे मछलियों को, वीरेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे, मैं बुरी तरह से AJE को सस्पेंड सहमत कर- हूं। एक JE को सस्पेंड कर दिए, क्या सुधार होगा सर, थैंक यू खान साहब। क्या इससे नहीं होगा? जी, बहुत जब शुक्रिया। तक बड़े मछली को नहीं थैंक यू। पकड़ेंगे, बड़े मछली को बहुत नहीं शुक्रिया। आप सस्पेंड करेंगे, बड़े थैंक मछली यू, को बहुत आप शुक्रिया नहीं आपका खान निकालेंगे, साहब। सर, तब तक बहुत सुधार शुक्रिया। नहीं मैं अपने होगा। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित हर घर के आंसू की ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखी। नमस्कार।